हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई हैं उसी के संदर्भ में हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। तो आज की हमारी क्लास नंबर 27 रहने वाली है। तो जब से HPSC ने सिलेबस निर्धारित किया है, यानी कि साइट पर जब से असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस डाला है, तब से लेकर और आज तक मैंने 27 क्लासेस पढ़ा दी हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके साथ ही कहूँगी कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और उस टेलीग्राम चैनल पर मैं वो सभी वीडियो डालती रहती हूँ जो मैं प्रतिदिन आपके लिए बनाती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो मैं YouTube पर अपलोड करती हूँ। तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको YouTube पे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत होती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर जो 2 वीडियो मैं प्रतिदिन डालती हूँ वो दोनों मैं शेयर करती हूँ। वहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या TGT PGT एस्टेट के लिए है। वैसे बस समझ का फेर है। वैसे TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए हिंदी साहित्य ही मैं अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ। तो जो कैंडिडेट हिंदी साहित्य से हिंदी का एक भावी अध्यापक जो बनने की सोच रहा है उनके लिए तो ये सारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और वीडियो लेक्चर में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आता है नागार्जुन। तो नागार्जुन की कुछ कविताएं हैं, लगभग 6 कविताएं हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कालिदास, बादल को घिरते देखा, मनुष्य है, अकाल और उसके बाद, और खुरदरे पैर, और संदूक की बंदूक। ये 6 कविताएं आपके सिलेबस में दी गई हैं यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। तो आज की जो वीडियो है UGC नेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अगर UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जो भी मैं वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाल रही हूँ ये सारी वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले नागार्जुन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि नागार्जुन का जो स्थान है वो छायावादोत्तर काल में आता है। जैसे कि मैंने इससे पीछे की वीडियो में बताया था कि 1918 से लेकर 1936 तक की जो समय सीमा थी वो छायावादी युग की समय सीमा थी। ठीक है, तो छायावाद जैसे ही खत्म होता है उसका छायावादोत्तर जो काल आता है उसे प्रगतिवाद कहते हैं। और प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से 1943, कहीं कहीं पर आपको 1942 भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 1943 में प्रयोगवाद की जो काल है वो आरंभ हो जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ मान लेते हैं अधिकतर विद्वान। तो 1936 से 1943 या 1942 तक के काल को आप प्रगतिवाद कह सकते हैं। तो नागार्जुन का जो स्थान है या तो आप छायावादोत्तर काल कह दें चाहे प्रगतिवादी कवि कहते हैं। प्रगतिवाद के अंदर जो इम्पोर्टेंट 5 ही कवि हैं जिनका मुख्य रूप से नाम लिया जाता है, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रागे रांगव, ठीक है, कुछ ऐसे 4-5 आपके कवि हैं। लेकिन यहाँ पर हम नागार्जुन की पढ़ेंगे। ठीक है, तो नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके 6 कविताएं पढ़ाने से पहले। तो नागार्जुन का जो जन्म है, इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हर वीडियो को आप लाइक करें ताकि आपको जो है मुझे ताकि आपका जो है हर वीडियो को आपको लाइक करना है, क्योंकि लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता और मुझे ये पता चलता है कि कैंडिडेट को आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जैसे कि सभी कहते रहते हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो, लेकिन मैंने कल एक वीडियो डाली थी हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा थी, इसकी वीडियो डाली थी आज मॉर्निंग में। और उसके अंत में मैंने एक प्रश्न पूछा था और उस वीडियो के काफ़ी सारे व्यू भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी कमेंट में उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग मुझे तो कह देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वीडियो को आप अंत तक नहीं देखते। ठीक है,
तो ये एक जो बात है मुझे डिमोरलाइज भी करती है थोड़ी सी, कि मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाती हूँ, आपके कहने पर मैं वीडियो डालती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वीडियो शायद एंड तक आप नहीं देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नागार्जुन का। तो नागार्जुन का जो जन्म है 1911 में हुआ और इसकी मृत्यु जो है 1998 में हुई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो नागार्जुन को जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है यहाँ से पूछा जाता है, और आज की क्लास नंबर 27 है, ध्यान रखना है। नागार्जुन को किस उपनाम से ये कविता लिखते थे? तो नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम जो था वो यात्री था। सभी को पता होगा कि ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे संस्कृत और मैथिली में। संस्कृत और मैथिली भाषा में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो रचना है नागार्जुन की, जो प्रथम रचना है खड़ी बोली में, जो खड़ी बोली में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रचनाएं इन्होंने संस्कृत और मैथिली में लिखी, तो इनकी खड़ी बोली की जो पहली कविता है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और उस कविता का नाम है राम के प्रति। और ये जो कविता है ये 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न आप नोट कर लें, और अगर आप अकेले नागार्जुन के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो नागार्जुन पर भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लें। ठीक है, उसके बाद यह है कि इन्होंने मैथिली भाषा में एक पत्रहीन नग्न गाछ इस नाम से मैथिली भाषा में इन्होंने एक काव्य लिखा। इसके अंतर्गत लगभग 52 जो कविताएं थी वो संकलित थी, और इस पर इनको 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान रखना है कि खड़ी बोली में इनकी पहली रचना कौन सी है, तो आपको याद रखनी है राम के प्रति है, और मैथिली में इन्होंने एक काव्य लिखा पत्रहीन नग्न गाछ के नाम से, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। 1968 ईस्वी में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैथिली और संस्कृत में ये किस उपनाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हर एक कवि को थोड़ा सा हमेशा वो मिलता है उपाधि या उपनाम, तो वो और देख लेते हैं कि विद्वानों ने इनके कविताओं को क्या कहा है। तो जो डॉक्टर बच्चन हैं, डॉक्टर बच्चन ने इनकी कविताओं को, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। क्या कहा है? नुक्कड़ कविता कहा है। जैसे कि इनके नाम से आप देख रहे होंगे, नुक्कड़ मतलब जो गांव गली मोहल्ले में जो चौराहे से होते थे नुक्कड़, है ना, वहाँ पर नुक्कड़ कविता बच्चन जी ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। ठीक है, एक दूसरी बात यह कि इन्हें एक राजनीतिक कवि भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और नागार्जुन को एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये बात आपको जो मोटी मोटी मैंने बताई हैं ये नोट कर लेनी है। अगर इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं कविताओं की बात करूं, मैं काव्य संग्रह की बात नहीं कर रही हूं, तो प्रसिद्ध जो कविता है एक तो यही है, बादल को घिरते देखा है, पाषाणी सुंदर सिंदूर तिलंकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये शायद 10वीं एनसीईआरटी में भी लगी हुई है, 5 भूत भारत माता के, और कालिदास। तो कालिदास कविता भी यहाँ पर दी गई है आपके सिलेबस में। अकाल और उसके बाद ये कविता भी इसकी महत्वपूर्ण है। हरिजन गाथा भी है, एक संदूक की बंदूक, ये कविता, और मनुष्य हूँ, ये सारी कविताएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा इनके काव्य संग्रह पर अगर हम चर्चा करें तो 2 काव्य संग्रह जो है आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो सतरंगी पंखों वाली, दूसरी युगधारा। ठीक है, 2 ही काव्य संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं मुख्य रूप से इनके काव्य संग्रह की बात करूँ तो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर। भस्मांकुर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका काव्य संग्रह है, और इसे खंड काव्य भी कहा जाता है। भस्मांकुर को खंड काव्य भी कहा जाता है, और भस्मांकुर का जो प्रमुख छंद था वो बरवे है, बरवे छंद के अंदर लिखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी
मैंने सारा आपको नागार्जुन के बारे में बता दिया है। अब एक एक कविता करके हम पढ़ते हैं और इनकी इस कविता की जो विषय वस्तु क्या है, मुख्य विशेष बात क्या है, ये सारी बातें हम बारी बारी से अब यहाँ पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली कविता है कालिदास। कालिदास जो है सतरंगे पंखों वाली, इस काव्य संग्रह के, ये तो है कविता और ये है काव्य संग्रह। तो कालिदास का यहाँ प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, केवल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो सतरंगी पंखों वाला, याद रखना, एक ही काव्य संग्रह है और ये 1959 हर जगह पर दिया हुआ है, 1959 में प्रकाशित हुआ था सतरंगी पंखों वाला। ठीक है, सात नहीं, जैसे सतरंगी इसके नाम से पता चल रहा है। आप सतरंगी पंखों वाली कविता ये याद रखना, काव्य संग्रह नागार्जुन की है, लेकिन इसका प्रकाशन 7 से 2 और आगे बढ़ा दो, 9 है, 1959 है। उसके बाद आता है इनका दूसरा काव्य संग्रह युगधारा, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। युगधारा में ऐसे याद रखते हैं, इसमें 4 हैं लेकिन ये 3 में प्रकाशित हुआ था। तो मैं तो यहीं पर थोड़ा सा हिंट बनाकर छोड़ती हूँ, आपकी क्या ट्रिक है, आप उस तरीके से उसे याद कर सकते हैं। याद कैसे रखेंगे कि जो कालिदास कविता है सतरंगे पंखों वाले, यानी कि जो 7 रंग है उनमें काला रंग नहीं आता है। तो कालिदास की कविता जो है वो सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में है। बादल को घिरते देखा, इसको कैसे याद रखेंगे, और मनुष्य हूं मैं, मनुष्य हूं मैं इसलिए मैंने बादल को घिरते देखा है, हर युग में घिरते देखा है। कैसे याद रखेंगे, बादल, मैं मनुष्य हूं इसलिए मैंने बादल को घिरते देखा, और कब कब देखा बादल को, हर युग में घिरते हुए देखा है। ठीक है, ध्यान रखना। अकाल और उसके बाद, अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बादल को घिरते देखा ये कविता कब प्रकाशित हुई, 1938 में, और ये कौन से काव्य संग्रह में, युगधारा, युगधारा। जैसे कि आपके पेपर में आ जाए कि बादल को घिरते देखा ये कविता कौन से काव्य संग्रह में है, तो तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा ऑप्शन पढ़ते ही, अरे मैम ने बताया था कि बादल को मैंने हर युग में घिरते हुए देखा है। देखो इतने ज़्यादा सन नहीं पूछे जाते हैं, और हो सकता है एक आधा सन पूछ भी ले तो उसके पीछे हर चीज के सन आपको याद रहने वाले भी नहीं है। तो मनुष्य हूं और मनुष्य हर युग में आता रहता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगली जो कविता है अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, तो एक अकाल और उसके बाद, और से जोड़ रखा है, 2 बातें यहाँ बता रखी हैं, तो 2 मतलब 52, अकाल और उसके बाद। तो ये कविता सतरंगी पंखों वाली, ठीक है, और खुरदरे पैर, ये भी सतरंगी पंखों वाली। ठीक है, और शासन की जो बंदूक है, ये किसी काव्य संग्रह में प्रकाशित नहीं है, लेकिन शासन की जो बंदूक है ये कविता 1966 में प्रकाशित हुई। तो आई होप आपको ये सारी बातें, तो देखो सब्जेक्टिव के तौर तरीके से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको ये कंटेंट इकट्ठा करने में काफ़ी समय लग जाएगा, और ये सारा मैंने आपको एक ही जगह पर बता दिया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे है और कालिदास, पहले कविता पढ़ते हैं कि कालिदास जो है, अब मैंने बताया था कि कालिदास, कालिदास मैंने क्या बताया था, अब अपनी ट्रिक याद करें, सतरंगी पंखों वाली जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। इस संग्रह की अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में अकाल और उसके बाद तथा सिंदूर तिलंकित भाल प्रमुख है। यानी कि जो काव्य संग्रह है सतरंगी पंखों वाले, उस काव्य संग्रह के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कविता है वो अकाल और उसके बाद। तो अकाल और उसके बाद देखो ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, सतरंगी पंखों वाली, अकाल और उसके बाद तथा सिंदूर तिलंकित भाल, ये इंपॉर्टेंट कविता है इनकी। ये दोनों ही कविता सतरंगी पंखों वाले काव्य संग्रह में संकलित है। और कालिदास तो है ही है, कालिदास तो है ही है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये भी सतरंगी पंखों वाले में है। ठीक है, ऐसे आपको नागार्जुन द्वारा रचित ये कविता बहुचर्चित और भावना प्रधान है, मतलब काफ़ी चर्चा में रही ये कविता, और ये भावना प्रधान कविता है, मतलब इसमें भावों की प्रधानता है। अब इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं, इस कविता के अंदर है क्या। इस कविता में कालिदास की 3 कृतियों में वर्णित कथाओं का चित्रण है। कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से, यानी कि कालिदास ने जो रघुवंश महाकाव्य लिखा था
उस काव्य से तो क्या लिया, राजकुमारी इंदुमती व राजा अज की कहानी तथा इंदुमती की मृत्यु होने पर अज का विलाप, ये है। ध्यान रखना है, कालिदास, इस कविता में कालिदास की 3 कृतियों में वर्णित कथाओं का चित्रण है। देखो, नागार्जुन की एक कविता है कालिदास, एक कालिदास नामक जो कविता है, इसी के अंतर्गत जो कालिदास कवि था उसकी 3 कृतियों का मिला जुला इकट्ठा रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन कौन सा, जो कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से तो क्या लिया गया है, एक तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से लिया है इस कविता के अंदर, दूसरा कुमार संभव से लिया है और तीसरा मेघदूत खंड काव्य से लिया है। 3 बातें ली हैं। कालिदास कविता जो लिखी नागार्जुन ने, तो कालिदास कविता की विषय वस्तु 3 जो काव्य हैं उनमें से ली गई हैं। कालिदास द्वारा रचित जो 3 काव्य हैं उन काव्यों में से विषय वस्तु उठाई है कालिदास कविता के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से तो क्या लिया, तो इसमें तो राजकुमारी इंदुमती व राजा अज की कहानी, और इसमें इंदुमती की मृत्यु हो जाती है तो अज का विलाप दिखाया गया है। यानी कि ध्यान रखना है, इंदुमती और अज, इंदुमती और अज, और ये दोनों ही पात्र कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से लिए गए हैं और इसमें दोनों की कहानी बताई गई है और इंदुमती की मृत्यु पर अज का विलाप बताया है। कुमार संभव महाकाव्य, ये भी कालिदास द्वारा लिखा है। तो कुमार संभव महाकाव्य से इन्होंने क्या लिया है, शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया जाना तथा कामदेव की पत्नी रति का विलाप। ठीक है, ये भी हमने शिवपुराण के अंदर इस टॉपिक को पढ़ा था, इस अध्याय को पढ़ा है हमने। ठीक है, लेकिन ये किसी भलाई के लिए ही कामदेव को भस्म किया था शिव जी ने। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य, इसमें से क्या लिया, शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया जाना और कामदेव की पत्नी रति का विलाप। कामदेव और रति, आपको पता है कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति। और पहले कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य में से तो क्या लिया था, इंदुमती और अज के बारे में, और कुमार संभव से क्या लिया, कामदेव और रति के बारे में। ठीक है, इसमें कामदेव को भस्म कर देते हैं और उसकी पत्नी जो है रति वो विलाप करती है। मेघदूत खंड काव्य से क्या लिया है, मेघदूत खंड काव्य, इसमें यक्ष की कथा है। मेघदूत, कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया। इसके कुबेर ने, धन का जो देवता है, कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद यक्ष नामगिरी नामक पर्वत पर रहता है तथा वर्षा ऋतु में प्रेमिका की याद आने पर मेघ को दूत बनाकर संदेश भेजता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा, मेघदूतम यानी मेघ को दूत बनाकर भेजता है। तो कौन भेजता है, यक्ष भेजता है। क्यों भेजता है, क्योंकि यक्ष को जो कुबेर थे वो अलकापुरी से निकाल देते हैं और यक्ष जो है मेघ के माध्यम से मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास अपना संदेश भेजता है। क्यों, और कब भेजता है, वर्षा ऋतु में प्रेमिका की याद आने पर। तो ये याद रहेंगे। और यक्ष जो है कौन से पर्वत पर जाकर रहने लग जाता है, नामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन इस कविता में ये लिखते हैं कि कालिदास अपने रचनाओं में स्वयं के भावावेग को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नागार्जुन इस कविता में लिखते हैं कि कालिदास जो हैं, कालिदास अपने रचनाओं में जो कालिदास के खुद के भाव हैं उन्हीं भावों को वो पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे शायद, तो कुछ इसमें समझाने का है ही नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं। और विशेष बात क्या है, आप पढ़ रहे हैं कालिदास, तो क्या आपने अभी तक क्या समझा कि कालिदास जो कविता है इसकी जो विषय वस्तु है वो कालिदास द्वारा रचित 3 काव्य रचनाओं में से ली गई है। एक कुमार संभव, एक मेघदूत, और सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहले पे आपको ध्यान रखना है रघुवंशम। रघुवंश में इंदुमती और अज के बारे में, कुमार संभव में कामदेव और रति के बारे में, और मेघदूत के अंदर यक्ष के बारे में बताया है। ठीक है,
ऐसे बार बार रिवाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें कवि की भावुकता के साथ साथ उनके सूक्ष्म चिंतन को ये कविता व्यक्त करती है। इतना देखो, ये चीजें आपके सब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे। इस रचना में शिव द्वारा काम के भस्म होने का प्रश्न, अब वही सारी बातें विशेष बता रखी हैं जो 3 बातें, एक तो कवि की भावुकता के साथ साथ उनका सूक्ष्म चिंतन किया गया है, दूसरा जो शिव है वो कामदेव को भस्म होने का प्रसंग है, तीसरा क्या है, इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो 3 बातें यहाँ पर विशेष हैं। उसके बाद है कालिदास की काव्य पंक्तियां। अब कुछ काव्य पंक्तियां देख लेते हैं कि कविता किस प्रकार से लिखी गई है। इंदुमती और अज के बारे में मैंने बताया था, इंदुमती और यज के बारे में, ठीक है। रघुवंशम में इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बताना। मतलब यहाँ पर कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि हे नागार्जुन, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, तुम अपने भावों को, अपने विचारों को याद करके हे कालिदास ये बताओ कि उसमें तुम्हारी पीड़ा व्यक्त होती है या इंदुमती की पीड़ा व्यक्त, अज की पीड़ा व्यक्त होती है, ठीक है। पर पीड़ा से पुरपुर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। देखो वही बात है कि तुम रोए या यक्ष रोए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस कविता में कालिदास की जो है अपने खुद के जो भाव हैं उनका भी सूक्ष्म चिंतन किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे आसान सी कविता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकी व्याख्या हम तभी करेंगे जब हम सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करेंगे। बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा दूसरी कविता आता है, और मैंने बताया था बादल को घिरते देखा, मनुष्य हूँ हर युग में देखा। देखो मैं ट्रिक याद दिला रही हूँ, युग धारा, मैंने बताया था कि युग धारा में 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, 4 वर्ण हैं, तो इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। इस तरीके से आपको याद आ जाने चाहिए तुरंत ट्रिक। विषय वस्तु क्या है इसकी, ये कविता हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। देखो बादल को घिरते देखा, जब आप किसी चोटी पर बैठ जाते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पर, और बादलों को घिरते हुए देखते हैं, ऐसे याद रखना, तो कौन सा पहाड़ था, कौन सा पर्वत था, हिमालय पर्वत। और ये कविता हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। ये प्रकृति चित्रण पर भी आधारित कविता है। देखो जब बादलों की बात हुई तो सारी प्रकृति चित्रण है, ऐसे याद रख लेना इसके अंतर्गत, और हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। अब विशेष बात क्या है इसके अंतर्गत, संपूर्ण कविता में संगीतात्मकता है, मतलब एक संगीत सा है, आप इसे गा सकते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तिब्बत और तत्सम और तद्भव शब्द जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं बता रही। तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय के सौंदर्य पर लिखी गई कविता है, यानी कि कवि नागार्जुन जब अपनी तिब्बत यात्रा पर जाते हैं तो उस समय इन्होंने हिमालय के सौंदर्य पर लिखी गई ये एक कविता है कि बादल को घिरते देखा। अब बादल को घिरते देखा वो कविता की कुछ पंक्तियां हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, बगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो ये सारा उसी का वर्णन कर रहा है जो चारों तरफ कवि के दिखाई दे रहा था जब बादल मंडरा रहे थे। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। जाने दो ये कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाडों में, कह रहा कि जाने दो ये तो केवल कवि की कल्पना थी, मैंने तो भयंकर जाडों में नभ चुंबी, मतलब गगन को चूमने वाले कैलाश शीर्ष पर महामेघ को अनिल झंझावट सी होने वाली हवा से गरज गरज भिड़ते देखा है। ठीक है, इतनी आसान सी ये कविता है। उसके बाद हम अगली कविता के बारे में पढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद है मनुष्य हूँ। अब मैंने बताया था इसकी भी एक ट्रिक कि ये मनुष्य हूँ ये कौन से काव्य संग्रह में है, युग धारा में, क्योंकि मनुष्य भी हर युग में रहता है। और जैसे ही आपने युग धारा लिखा 4 शब्द हैं तो इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। किसने इसकी रचना की, मनुष्य हूँ नागार्जुन की है। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, ये मनुष्य को क्या कहते हैं, मानव। तो ये मानवतावादी कविता है जिसमें कवि ने मनुष्य की नियति पर व्यंग्य किया है कि मनुष्य की जो नियति है, जो नियत है, उस पर व्यंग्य किया है। मजदूरों, किसानों आदि द्वारा शासन से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं, सपनों को नहीं देख सकता हूँ।
मतलब क्या है कि इसमें जो मजदूर हैं और किसान आदि लोग हैं वो प्रशासन से यानी कि शासन से एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या हम स्वप्न नहीं देख सकते। यानी कि इस कविता के कहने का भाव है कि जो समाज में गरीब लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, क्या उनको सपने देखने का और अपनी महत्वाकांक्षाएं यानी कि आकांक्षाएं, इच्छाएं पालने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है प्रश्न इस कविता में पूछा गया है, इसलिए ये एक व्यंग्य कविता है और मानवतावादी कविता है। अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य को मनुष्य समझा जाए और भेदभाव न हो। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि जो मनुष्य हैं वो एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए मनुष्य के अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो। ठीक है, ये इस कविता की मुख्य विषय वस्तु है। और विशेष क्या है कि प्रगतिवादी सोच से युक्त कविता है। मतलब प्रगतिवाद, देखो मनुष्य प्रगति तभी तो कर पाएगा जब हमारा समाज तभी प्रगति कर पाएगा जब मनुष्य के अंदर कोई भेद नहीं रहेगा। मनुष्य हूँ काव्य पंक्तियाँ, मनुष्य हूँ इसकी कुछ काव्य पंक्तियाँ याद दे रखी है। उरु रही सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी पंक्तियां थी। और अब आता है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद तो ध्यान रखना ये कौन से काव्य संग्रह में थी, तो ये अकाल और उसके बाद ये भी सतरंगी पंखों वाले में थी, सतरंगी पंखों वाले में। और 1959 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था इस काव्य संग्रह का। कविता किसने लिखी है, नागार्जुन ने लिखी है। इसकी विषय वस्तु देखते हैं क्या है। इस 8 पंक्ति की कविता में, इसमें 8 ही पंक्तियां हैं। प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल के समय की स्थिति तथा अंतिम 4 पंक्तियों में अकाल के बाद के दृश्य का वर्णन किया है। देखो इसकी कविता के नाम से ही समझ सकते हैं कि 4 पंक्तियों में अकाल के दौरान क्या हालात होते हैं तो उनका वर्णन किया है, और उसके बाद यानी कि लास्ट की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद यानी कि अकाल पड़ जाता है, चाहे वो सूखे से पड़ो, चाहे वो बारिश न होने के मतलब बारिश न होने से जो अकाल पड़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या हालात होते हैं, इस दृश्य का वर्णन इस कविता में किया है। विशेष क्या है, ये तुकांत प्रवृत्ति के, तुकांत मतलब अंत में जिसमें तुक मिलते हैं, तो तुकांत प्रवृत्ति की कविता है। प्रथम 4 पंक्तियों में कई दिनों तक तथा अंतिम 4 पंक्तियों में कई दिनों के बाद की आवर्ती है। कई दिनों तक चूल्हा रहा चक्की रही उदास, वो नहीं कविता है इनकी, कई दिनों तक चूल्हा रहा चक्की रही उदास, और एक पता नहीं कुछ नंगा बच्चा, कुछ ऐसे भी है, ये पंक्ति मुझे अभी याद नहीं आ रही है, और ऐसी कुछ पंक्तियां हैं। और तो ये अंतिम कई दिनों तक, ये जो शब्द हैं ये बार बार आवर्ती आती है उस कविता के अंदर इन पंक्तियों की। ठीक है, यह हिंदी के शयन छंद में लिखी गई है, शयन छंद में है भाई। ये जो कौन सी कविता है, अकाल और उसके बाद, तो ये कविता शयन छंद में लिखी गई है। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। अकाल और उसके बाद काव्य पंक्तियां, तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, ये अकाल के बाद की बातें हैं। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये 4 यहाँ पर दे रखी हैं पंक्तियां। और खुरदरे पैर, अगली कविता आती है खुरदरे पैर। ये एक छोटी सी कविता है। एक रिक्शा चालक के जीवन का अंकन किया गया है। खुरदरे पैर किसके मिलेंगे, जो मेहनत मजदूरी करेगा। ठीक है, तो किसके हैं खुरदरे पैर, ऐसे याद रखना, खुरदरे पैर किसके हैं, रिक्शा चालक के। तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा भाई खुरदरे पैर किसके, मैडम ने बताया था कि रिक्शा चालक के। तो इसमें रिक्शा चालक के जीवन का ही क्या किया गया है, अंकन किया गया है। और इसकी कविताएं पूछी जाती हैं पेपर में, यूजीसी नेट में भी पूछी जा रही थी इस बार भी। प्रगतिशील विचारों से युक्त कविता है, मजदूरों के प्रति व्यक्त सहानुभूति का अंकन है, सहज भाव और भाषा का प्रयोग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद देख लेते हैं, ये लास्ट जो पेज है हमारा, उसके बाद बस ये शासन के बंधु की एक और कविता है। वामन अवतार में, और क्या है इसके अंतर्गत, वामन खुरदरे पैर,
वामन अवतार में 3 पग द्वारा संपूर्ण सृष्टि नापने की मिथक की तुलना रिक्शा के 3 पहियों से की है। क्या कहा इन्होंने, ध्यान से सुनना। वामन अवतार में सुना था आपने, विष्णु भगवान का वामन अवतार 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं जब उनसे मांगते हैं। जब 3 पग द्वारा संपूर्ण सृष्टि नापने की मिथक की तुलना, वो मतलब उसे झूठ कहते हैं ये, उसकी तुलना किससे की है, रिक्शा के 3 पहियों से की है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। तो मैंने बताया था खुरदरे पैर किसके हैं, और इसका काव्य संग्रह तो था ही नहीं। खुरदरे पैर किसके हैं, नहीं भाई, इसका 1 मिनट, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कौन से काव्य संग्रह के अंदर थी। सतरंगी पंखों वाली, ठीक है, जो सतरंगी पंखों वाली है उसके खुरदरे पैर, तो ये उसके अंदर थी। तो उसकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं या खुरदरे पैर काव्य पंक्तियों की। तो धस गए कुसुम कोमल मन में, ठीक है, गुट्ठल घट्टों वाले कुलिश कठोर पैर, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। मतलब वो चलाते जा रहे थे, रिक्शा को खींचे जा रहे थे, उनके पैरों में गुठले पड़े हुए थे, ठीक है, आटन से हो जाते हैं ना जिन्हें बोलते हैं। तो शासन की बंदूक नेक्स्ट जो कविता है और अंतिम कविता है शासन की बंदूक। ये नागार्जुन द्वारा रचित कविता है और इसकी विषय वस्तु है सत्ता व्यवस्था में वर्णित दमन चक्र की ओर संकेत किया गया है। 5 दोहों का संकलन है, इसमें 5 दोहों का संकलन है। और इसकी जो विषय वस्तु की बात करें तो सत्ता जो है हमारे समाज में जो व्यवस्था है, इसकी दमन चक्र कि किस प्रकार से लोगों का शोषण करती है, किस प्रकार लोगों को दफन करती है, दबाती है, उनका शोषण किया जाता है, उस दमन चक्र की ओर संकेत किया है शासन की बंदूक। मतलब कहने को तो शासन के पास बंदूक है कि इस बंदूक से लोगों का हित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वही बंदूक तो दमन चक्र का कारण है, ठीक है। और विशेष बात क्या है इसमें, कवि शासन के खिलाफ और गैर समझौतावादी रुख अपनाता है। कवि शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाता है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा गया, देखो ध्यान रखना, ये भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा गया। जनवादी चेतना का प्रभाव है। अनुप्रास का सुंदर प्रयोग, विनोबा भावे का भी जिक्र मिलता है। ध्यान रखना है भाई, संदूक की बंदूक, इसमें विनोबा भावे का जिक्र है, विनोबा भावे का जिक्र है। शासन की बंदूक की कुछ काव्य पंक्तियां हैं। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट से शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठकर गई कोयल कूक, जली ठूठ पर बैठकर गई कोयल कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काव्य पंक्तियां हैं और आज की कविता इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको बताना है, ठीक है, कि आज मैं प्रश्न नहीं पूछूंगी क्योंकि जब तक उस पीछे वाली वीडियो में किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमेंट में लिखना है, आज का प्रश्न है कि कालिदास कविता के अंदर जो नागार्जुन ने कालिदास की 3 रचनाओं का जिक्र किया है, वो 3 रचनाएं कौन सी हैं, ये आपका प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित कालिदास कविता में कालिदास की कौन सी 3 काव्य कृतियों से विषय वस्तु का सार लिया गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पर बताना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।